हेलो दोस्तों, दिस इज़ भुवनेश भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो भी जिस टाइम ये वीडियो देख रहा है उन सबको उस समय का अभिनंदन आप लोगों के लिए। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने बात की है 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, जिसमें क्या क्या कुछ खास बातें थी, क्या क्या विशेषताएं थी। ये सारा आप उस वीडियो में विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों आया। ठीक है, कहीं ना कहीं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ कहीं ना कहीं संबंध रखता है। इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे से समझने से पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी बनता है। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे पहले कि जो भी वीडियोज़ रहे हैं वो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को देख के आनंद लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 1935 के एक्ट के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें। 1927 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में एक बात महत्वपूर्ण ये थी कि उसमें ये भी कहा गया था कि ठीक 10 साल बाद जो है एक कमीशन बनाया जाएगा जो भारत में जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में रिसर्च करेगा, छानबीन करेगा कि 1919 के एक्ट के बाद जो भी व्यवस्थाएं लागू की गई है उनका क्या परिणाम निकला है। ठीक है, साइमन कमीशन आता 1927 में, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ के द्वारा, भारत की अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा उसका विरोध किया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी साइमन कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दी आगे के लिए कि इस तरह से क्या क्या किया जाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती है, 3 गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं। ये रिस्पेक्टिवली आते हैं 1930, 1931 और 1932 में, जिसमें कौन कौन होते हैं हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि साइमन कमीशन में जो रिकमेंडेशन, जिसमें डायरकी सिस्टम को ख़त्म करने की बात की गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने की बात की गई। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में जो है आपका फेडरेशन को स्थापित करने की बात की गई, और कहीं ना कहीं कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी इसमें बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, तो इस तरह की रिकमेंडेशन जो साइमन कमीशन ने दी, इन चीज़ों को समझने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ कि इनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर एक वाइट पेपर तैयार किया गया। ठीक है, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधारों के लिए एक वाइट पेपर तैयार किया गया, जिसकी रिपोर्ट फाइनली सबमिट किसको की गई, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको ये रिपोर्ट दे दी गई। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, ये चारों चीज़ें बहुत उससे संबंधित है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो गई जो 1930 में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 1930 में जो है इसने सबमिट की थी। राउंड टेबल्स का जो परिणाम निकला, वाइट पेपर, और फाइनली जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने जो भी बाद में रिकमेंडेशंस दी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अब क्या कुछ विशेषता इसमें हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, जिसमें अबोलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम, जो डायरकी सिस्टम था, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको जो है कहीं ना कहीं इस एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको स्टार्ट भी किया गया था। और साइमन कमीशन ने भी सिस्टम को एबॉलिश करने की कहीं ना कहीं बात की थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रियासतों को जो है आज़ाद कर दिया जाता है, आपके भारत सचिव और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल से इनको जो मुक्त कर दिया जाता है। अभी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ जाती हैं। अभी अपनी ये जो रियासतें थी कहीं ना कहीं एक ऑटोनमस बॉडी बन गई, वो अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड एरिया में वो खुद लॉज बना सकती थी। मोर ओवर इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस एक्ट के द्वारा जो है प्रोविंसेस में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जाने लगी। ठीक है, अब जो गवर्नर था वो जो है विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंसेस लेजिस्लेचर, ऐसे मिनिस्टर्स की एडवाइस से वो लॉज बना सकता था जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति ही टोटली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सिस्टम जो है 1937 में अपनाया गया, लेकिन 1939 में 1939 में इसको कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। दूसरा हम देखते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें क्या है, इस एक्ट के द्वारा जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, कहीं ना कहीं जो रियासतें थी या स्टेट्स थे उनको जो है एज एक यूनिट माना गया, इंडियन फेडरेशन की यूनिट माना गया। शक्तियों का विभाजन किया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 तरह की लिस्टें तैयार की गई, जिसमें जो है पावर्स को जो
है अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया गया, जिसमें सेंटर के लिए 59 पावर्स दी गई फेडरल लिस्ट में, और प्रोविंशियल लिस्ट उसमें 54 टॉपिक्स थे जिस पे जो है प्रोविंशियल जो है एक्ट या कानून बना सकते थे। कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, उसमें 30 सब्जेक्ट्स थे, और रेजिडरी पावर जो है उस टाइम वायसराय के हाथों में थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इट अडॉप्टेड डायरकी एट सेंटर। कहीं ना कहीं जो डायरकी सिस्टम था वो प्रोविंसेस में तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सेंटर में इसको अपनाया गया। कंसिक्वेंटली क्या होता है कि फेडरल सब्जेक्ट्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित सब्जेक्ट्स। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन, मतलब ये जो प्रोविज़न था ये जो है कभी ऑपरेशन में नहीं आ पाया। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो बाईकैमरलिज्म जो द्विसदनीय था, ठीक है, द्विसदनीय विधान पालिका का जो सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में से जो है 6 प्रोविंसेस में इस सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मेन थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इन 6 तरह के प्रोविंसेस में जो है बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगली इस एक्ट की मेन फीचर्स थी एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के द्वारा जो है काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक बनाई गई थी, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, जहां पहली बार भारत में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जब स्थापना की गई थी तो उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया जो 15 मेंबर्स की थी वो बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इस काउंसिल को जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आगे हम देखते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के एक्ट में हम देखते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार जो है लाई गई, जिसमें मुसलमानों को अलग से मुसलमानों को ही चूज़ करने के लिए राइट दिया गया कम्युनल बेस पे, ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा कि ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है और ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब इसमें सिख भी आ गए, जिसमें आपके जो यूरोपियंस थे, ठीक है, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, और भारतीय ईसाई थे। तो इन लोगों को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई अलग कम्युनल बेस पे। लेकिन 1935 के एक्ट के द्वारा इसको कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और विमेन और वर्कर्स के लिए भी, लेबर्स के लिए भी अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई 1935 के एक्ट के द्वारा। एक्सटेंड फ्रेंचाइज, इस एक्ट के द्वारा हमने कहीं ना कहीं देखा कि इसमें जो है फ्रेंचाइज या मताधिकार जो है एक्सटेंड किया गया। ऑलमोस्ट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है फ्रेंचाइजी को बढ़ाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट्स ऑफ द कंट्री। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी या किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन, अगली इसकी मेन विशेषता है पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात इस एक्ट के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी की गई। लेकिन ना ये स्थापना सिर्फ प्रोविंसेस के लिए की गई बल्कि सेंटर के लिए भी की गई, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी, राइट। अब पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ सेंटर में ही नहीं था बल्कि प्रोविंसेस में भी था, और दो प्रोविंसेस के लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी इसमें बात की गई है इस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फेडरल कोर्ट। तो ये एक्ट कहीं ना कहीं फेडरल कोर्ट की स्थापना के बारे में भी बात करता है, जिसकी पहली बार स्थापना जो है 1937 में की गई थी। तो ये कुछ खास इसमें विशेषताएं हमें देखने को मिली 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मेन जो बातें इसमें सामने आती है, तो कुछ और विशेष इसमें प्रावधान इस एक्ट के द्वारा ये थे कि वीटो पावर की बात की जाती है गवर्नर जनरल की, ठीक है। गवर्नर जनरल की अनुमति भी कुछ एक विधेयकों में जो है इंपॉर्टेंट मानी गई है। जैसे विधानमंडल में अगर किसी बिल को प्रस्तुत करना हो तो उससे पहले गवर्नर जनरल की अनुमति लेना ज़रूरी था। आगे है राज्यों को निर्देश, कि गवर्नर जनरल कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यों को निर्देश भी दे सकता था। फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान था, ठीक है, कि अगर मतभेद की स्थिति है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हो सकता है ताकि मतभेदों को समझाया जा सके, इनको मिटाया जा सके। फिर संवर्धित सूची में संघीय विधि को प्राथमिकता दी, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि अगर संवर्धित सूची ऐसी सूची जिसमें जो विषय हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी आज के टाइम में कानून बना सकता है, लेकिन मतभेद की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाती है, वो संघीय विधि या केंद्र को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो 1935 के एक्ट में भी यही प्रावधान था कि संघीय विधि को वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। राज्यों के लिए विधि का निर्माण, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संघ से किसी भी विषय पर किसी भी विधि का निर्माण करने का अनुरोध करते हैं तो संघ जो है राज्यों के लिए विधि का निर्माण कर सकती है,
ठीक है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप ये समझिए कि 60% पार्ट जो है हमारे संविधान का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। हमने आज बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक उसमें पड़े हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्दी मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच।